पोटेंशियल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये काइनेटिक एनर्जी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा मान के चले आप। एनर्जी दो टाइप की बताई थी मैंने, पोटेंशियल और काइनेटिक। अब समझो, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी है, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तब उसमें कौन सी एनर्जी होती है। लेकिन जरूरी नहीं हर रुके हुए ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी हो। पोटेंशियल एनर्जी होने के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए, दोनों में से अगर कोई एक कंडीशन भी है तो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसके अंदर। जैसे अभी ये स्टूल रखा हुआ है, इस स्टूल के पास कोई काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है नहीं है, बताइए। ये जो स्टूल रखा है ग्राउंड पे, इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी है? कैसे पता करेंगे है या नहीं है? नहीं है। स्टूल के पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। इस मार्कर को मैं अगर यहां रख देता हूं ग्राउंड पे, तो रुका हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। लेकिन अगर इस मार्कर को मैं यहां रख देता हूं हाथ पे, अब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, अभी भी ये रुका हुआ है। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी होने के लिए पोजीशन में एक स्पेशल चेंज आना जरूरी है। ओ ओ हाँ, पोटेंशियल एनर्जी होने के लिए पहली कंडीशन यह है कि ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पे होना चाहिए। ग्राउंड पर हम जीरो लेवल मानते हैं, ग्राउंड पर कोई हाइट नहीं होती है। ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी हर ऑब्जेक्ट की क्या होगी? अगर आप भी ग्राउंड में हैं, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? अगर आपको अपने अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करानी है तो आपको क्या कहां जाना पड़ेगा? एक हाइट पे जाना पड़ेगा। यानी पोटेंशियल एनर्जी, पहली कंडीशन क्या है, ऑब्जेक्ट की किस पे डिपेंड करेगी बताइए? हाइट मतलब क्या? तो एक मिनट में मुझे पूरा बताने दो फिर पूछना। पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? पोजीशन पे। भाई मैंने कहा ग्राउंड पे ऑब्जेक्ट है तो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो। मुझसे पूछना, उनसे मत पूछो। ग्राउंड पे रखा है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, लेकिन अगर ये मार्कर यहां रखा है तो पोटेंशियल एनर्जी है इसमें? है। अरे है, कैसे है वो भी अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे पोटेंशियल एनर्जी हमें कैसे पता चला, वो भी बताऊंगा। तो पहली कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट का किसी हाइट पे होना। अच्छा, ग्राउंड पर भी पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, लेकिन उसके लिए उस ऑब्जेक्ट की दूसरी कंडीशन ये है कि उसकी शेप में, मतलब नॉर्मल से थोड़ा अलग होनी चाहिए उसकी शेप, डिफॉर्म शेप हो जानी चाहिए उसकी। जैसे फॉर एग्जांपल स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग को मैं ग्राउंड पे रखा हुआ हूं। अभी अगर स्प्रिंग अपने ओरिजिनल शेप में है तो कोई उसमें पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो ग्राउंड पे हाइट पे भी नहीं है तब भी इसलिए भी नहीं है। अच्छा, मैंने ग्राउंड पर ही स्प्रिंग को रखकर खींच दिया, अब बताओ उसकी शेप चेंज हो गई ना? और रोके हुआ हूं मैं उसको, मैंने छोड़ा नहीं है स्प्रिंग, है ना, तो खींच दिया है और उसको रोके हुआ हूं। तो अगर खींचकर उसको रोक दूंगा तो अब भी उसके अंदर देखो ग्राउंड पर भी क्या आ गई? पोटेंशियल एनर्जी आ गई। लेकिन ये एनर्जी कोई हाइट की वजह से नहीं आई है, ये एनर्जी शेप में चेंज होने की वजह से आई है। बात समझ में आ रही है? भाई स्प्रिंग ओरिजिनल स्टेट में ऐसे था, इतना, आपने खींच के उसको क्या कर दिया? बड़ा कर दिया। अब ये जो स्प्रिंग बड़ी, जो बड़ी वाली जो स्प्रिंग है, इसके अंदर क्या आ चुकी है? पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आ रही है? तो दूसरी कंडीशन क्या है पोटेंशियल एनर्जी आने की? उसकी शेप में क्या आना चाहिए? चेंज आना चाहिए, ओरिजिनल से कोई और शेप हो जानी चाहिए, शेप चेंज होना चाहिए उसका। अगर इन दोनों में से कुछ हुआ है तब तो ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। अब तुम कहोगे भैया हमें कैसे पता चलेगा? अगर मान लो हमने हाइट पे रख भी दिया ऑब्जेक्ट, तो रुका हुआ तो वो हाइट पे भी है, हमें कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है? अगर हमने स्प्रिंग को खींच दिया है तो रुका हुआ तो अभी भी है स्प्रिंग, छोड़ा नहीं है तो रुका हुआ है, हमें कैसे पता चलेगा इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है? उसका आंसर मैं करूंगा। पहले तो आप ये समझो कि पोजीशन और शेप चेंज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। इनके क्वेश्चन का आंसर करते हैं, बताइए क्या पूछ रहे थे? सेकंड फ्लोर पे है। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी है। कैसे पता चलेगा? देखो मैं बताता हूँ कैसे पता चलेगा। आप किस पर हो? फर्स्ट फ्लोर पर हो ना? ग्राउंड फ्लोर पे क्यों होगी एनर्जी? ग्राउंड फ्लोर तो ग्राउंड पे ही हो ना, फर्स्ट फ्लोर पे होना पड़ेगा ना। अगर हम फर्स्ट फ्लोर पर हैं तो हम चेक करना चाह रहे हैं हमारे अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई ना हुई, क्योंकि हम तो हाइट पे आ गए ना। आप फर्स्ट फ्लोर से कूद जाओ नीचे,
अगर आपको पता करना है आपके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है या नहीं हुई है, आपको फर्स्ट फ्लोर से कूदना पड़ेगा। नहीं, एनर्जी फील करनी है तो ठीक है। आप जैसे ही फर्स्ट फ्लोर से कूदेंगे, जब नीचे गिरेंगे तो रायता बिखरेगा। भाई रायता बिखरता है ना, रायता मतलब समझ गया ना, मतलब आप हिट करेंगे ग्राउंड से। क्या करेंगे? सुन लो, ग्राउंड से क्या करेंगे? हिट करेंगे, क्योंकि जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट को हाइट से ड्रॉप करा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई किसमें? काइनेटिक में। अब वो चलने लगा ना, और वो सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होते होते जब वो हिट करेगा तो सारी काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड पे हिट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो जो हिट हिट वो करेगा, उसकी सारी काइनेटिक एनर्जी फिर कन्वर्ट हो जाएगी हीट एनर्जी में। हिट करेगा तो वो हीट ग्राउंड में वाइब्रेशन कर देगा ना, तो वाइब्रेशन एनर्जी में कन्वर्ट होगी या हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो पोटेंशियल आई हाइट पे जाने से, और जब हाइट से गिराया तो कौन सी आ गई? काइनेटिक। और जब हिट हुआ तो काइनेटिक किस में कन्वर्ट हो गई? हीट में। ऐसे ही एनर्जी कन्वर्ट होती रहती है, एनर्जी डिस्ट्रॉय कभी भी नहीं होती है। बात समझ में आ रही है? बस एनर्जी का फॉर्म चेंज होता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म। अब देखो, अगर मैं ग्राउंड पर रख दूं ऑब्जेक्ट, तो ग्राउंड से फिर गिराऊंगा कहां उसको? कोई हाइट है उसके अंदर? तो पोटेंशियल काइनेटिक में ही नहीं कन्वर्ट होगी, मतलब पोटेंशियल भी जीरो और काइनेटिक भी। अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर रखा है, जैसे जैसे उसको हाइट पे लेके जाओगे, जितनी ज्यादा हाइट पे लेके जाओगे उतनी तेजी से नीचे गिरेगा, यानी उतनी ज्यादा उसके अंदर क्या आएगी? काइनेटिक एनर्जी। यानी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें? काइनेटिक एनर्जी। तो वो तो हाइट पे रखोगे जब भी मोशन करता हुआ नीचे आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हाइट पे रखने से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। पहली चीज ये हुई। अच्छा, शेप से कैसे चेंज होती है पोटेंशियल एनर्जी? तो देखो, अगर मेरे पास ये कोई स्प्रिंग दीवार से बंधा हुआ है और यहां पे कोई मास है, मान लो अभी ओरिजिनल स्टेट में है, मैंने इसको पकड़ा और खींच दिया, शेप चेंज हो जाएगी। तो मान लेते हैं ये स्प्रिंग अब ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मान लेते हैं आगे आ गया, ये बढ़ गया थोड़ा सा। अभी मैं इसको रोके हुआ हूं, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको खींचा, इसके अंदर क्या स्टोर हो चुकी है बताइए? सबूत क्या है? इसको छोड़ दो यहां से, तो ये क्या करने लगेगा? मोशन। मतलब पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? तो जब पोटेंशियल ही नहीं होती तो काइनेटिक कहां से आ गई? इसका मतलब शेप चेंज करने की वजह से कौन सी एनर्जी आई? पोटेंशियल। छोड़ा तो किस में कन्वर्ट हो गई? अच्छा, मुझे ये बताओ पंडित जी, ये पोटेंशियल एनर्जी क्यों आई इसके अंदर? मतलब मैंने क्या बोला, एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो जब मैंने ग्राउंड से उठा के किसी चीज को हाइट पर रखा, तो कौन सी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बनी है? मतलब जब मैंने इसको ग्राउंड से उठा के हाइट पर रखा, बस ये चीज और बता दो फिर क्लियर। ग्राउंड से उठा के हाइट पर रखा, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई। कहां से आई वो एनर्जी? मैंने कहा एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होती है। पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी से कन्वर्ट होकर आई है? काइनेटिक तो अब बनेगी ना, इसको छोड़ूंगा तो फिर काइनेटिक तो पोटेंशियल के बाद बनेगी। नहीं, बताइए इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कहां से आई? जान लगाई। पीछे जाओ, थोड़ा पीछे जाओ चैप्टर में। पोटेंशियल एनर्जी आई है जब इसको मैंने हाइट पे रखा है। अगर मैं हाइट पे नहीं रखता तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं आती। मतलब मैंने कौन सी एनर्जी दी है इसको? वर्क किया है मैंने। याद करो, वर्क भी तो किसके इक्वल होता है? सबसे पहले, अब मैं सारी कड़ी एक साथ जोड़ रहा हूं, देखो सब सुन लो अब। जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे रखा था तो कोई वर्क हुआ था उस पर? नहीं। मैंने ग्राउंड से उठाया, ऊपर लेके गया, तो मैंने इस पर क्या किया? वर्क। और मेरा जो वर्क था, यानी मेरी एनर्जी खर्च हुई, मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं उसको। मेरी जो एनर्जी खर्च हुई, वो एनर्जी इसमें किस फॉर्म में स्टोर हुई? पोटेंशियल एनर्जी। और फिर जब मैंने इसको छोड़ दिया तो वो पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो गई? ये हुआ। जब मैंने स्प्रिंग को खींचा, तो मैं ही तो खींच रहा हूं, तो खींचने में कुछ कुछ एनर्जी तो लगेगी, कुछ वर्क तो होगा। मेरा जो वर्क है, मेरी जो एनर्जी है, वो किस में कन्वर्ट हो गई? जब इसको छोड़ा तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो गई? हाँ। यानी मैं कह सकता हूं वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू। बताइए, ये बात समझ में आई नहीं आई आप? तो पहले हुआ वर्क, फिर आई पोटेंशियल एनर्जी, फिर आई काइनेटिक।
काइनेटिक एनर्जी दो तरह से आ सकती है, तो पोजीशन चेंज करो या, अरे समझ गए, लिखो फटाफट डेफिनेशन। हाँ ऐसे कर दे, लिखो। वस्तुएं, हिंदी में लिख लो पहले, वस्तुएं अपनी स्थिति वस्तुएं अपनी स्थिति तथा वस्तुएं अपनी स्थिति तथा आकार में परिवर्तन के कारण भी स्थिति अथवा आकार में परिवर्तन के कारण भी ऊर्जा संचित करती हैं। अगर स्थिति बदल दोगे, स्थिति मीन्स पोजीशन, आकार मीन्स शेप, ठीक है। अगर पोजीशन चेंज कर दोगे तब भी एनर्जी स्टोर होगी, और शेप चेंज करोगे तब भी होगी। हाँ क्या लिखा, ऊर्जा संचित कर सकती हैं, संचित कर सकती हैं। इस ऊर्जा को इस ऊर्जा को इस ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। समझ में आया आपको? ठीक है। अब इसको डायग्राम को तो मत ही बनाओ, मैं बनवाऊंगा अभी दोबारा से, इंग्लिश में लिख लो। लिखो, ऑब्जेक्ट कैन स्टोर एनर्जी, ऑब्जेक्ट कैन स्टोर एनर्जी बाय चेंजिंग इट्स शेप, बाय चेंजिंग इट्स पोजीशन। लिखो पहले, ऑब्जेक्ट कैन स्टोर एनर्जी बाय चेंजिंग इट्स पोजीशन, बाय चेंजिंग इट्स पोजीशन एंड पोजीशन एंड शेप, by changing its position and shape. This energy is called potential energy. This energy is called potential energy. This energy is called potential energy. ठीक है, समझ में आ गई बात? अब आप बताइए, पोटेंशियल एनर्जी लड़की कितनी टाइप की हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी कितने टाइप की हो सकती है, ये बात करते हैं आप, ठीक है। इन्फिनिटी नहीं, किसने कहा? मैं उसकी रेंज थोड़ी पूछ रहा हूं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कहते हैं ना। बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितने टाइप की हो सकती है, सुन लो। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड से उठा के ऊपर लेकर आ रहा हूं, ग्राउंड से उठा के ऊपर ला रहा हूं, तो ये पोटेंशियल एनर्जी तो है, ये भी पोजीशन चेंज हो रही है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन इसका अपना एक स्पेशल नाम है। क्या कहते हैं इसको, बताइए। अरे ये कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आई कहां से है। मैं ये पूछ रहा हूँ तुमसे कि कहां से आई है एनर्जी, मैं नाम पूछ रहा हूँ इस पोटेंशियल एनर्जी का, बस सिंपल। मैकेनिकल तो मेरी गई है ना, मैं हाँ, इस पोटेंशियल एनर्जी को कहते हैं ग्रेविटेशनल। आप हेडिंग लिखो, टाइप्स ऑफ पोटेंशियल, टाइप्स ऑफ, हाँ, क्ले में शेप चेंज होती है, हाँ ठीक है। क्ले में ये होता है, क्ले में इलास्टिसिटी नहीं होती। देखो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। शेप चेंज होने पे पोटेंशियल एनर्जी उसी में स्टोर होगी जो ओरिजिनल शेप से चेंज होगा, और उसमें इलास्टिसिटी भी होनी चाहिए। जैसे रबर बैंड, जैसे स्प्रिंग, या जैसे कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो मोड़ने पे फिर सीधा होना चाहता है, उसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। उसी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। क्ले के अंदर क्या है, उसको मोड़ दोगे तो वही स्टेबल है, इधर कर दोगे इधर स्टेबल है, अब उसकी जो पोजीशन बना दोगे वो ओरिजिनल है। समझ गए? तो मेटल्स के अंदर, जैसे ये पेन है, इस पेन को अगर मैं ऐसे मोड़ दूं, और एक लिमिट से ज्यादा ही मोड़ सकता हूं क्योंकि ज्यादा इलास्टिसिटी नहीं है इसकी, एक लिमिट से ज्यादा मोड़ दिया मतलब टूट जाएगा बीच में से, ठीक है।
तो अब इसको अगर मैं छोड़ दूं तो फिर से सीधा हो जाएगा, है ना। तो जब जब ऐसे रोके हुआ था तब इसके अंदर कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल। छोड़ दिया तो क्या हो गया, सीधा। तो सीधा होने में जो पोटेंशियल थी वो किस में कन्वर्ट हुई। हाँ वापस आना। चलो क्या लिखा हेडिंग, टाइप्स ऑफ पोटेंशियल। ये समझ में नहीं आती है पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, आपके आ रही है तो समझ लो बहुत भाग्यमान हो आप। आपकी समझ में नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही भाई, आप भाग्यवान नहीं हो क्या। स्थितिज ऊर्जा के प्रकार, स्थितिज ऊर्जा के प्रकार। किससे, मुझसे कह रही हो क्या, कम बोल लो। कौन कह रहा है कम बोल लो। पहले मैं नहीं बोलूंगा तो पढ़ाऊंगा कैसे, मुझे तो ज्यादा बोलना पड़ेगा, मजबूरी है। अच्छा इनसे कह, मुझे लगा मुझसे कह रही हो कम बोल, तुम कम बोल। लिख ली हेडिंग आपने। तो देखो लिखो, स्थितिज ऊर्जा कई प्रकार की होती हैं। स्थितिज ऊर्जा कई प्रकार की होती हैं। स्थितिज ऊर्जा कई प्रकार की होती हैं, नाम लिखिए, देखिए पहला लिखिए, कई प्रकार की होती हैं, पहला लिखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। दूसरा लिखिए स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा, स्प्रिंग स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट लिखिए मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट लिखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब बस लिखते रहो, जब मैं रुक जाऊं तो समझ जाओ वहीं तक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट लिखो लाइट पोटेंशियल एनर्जी, अब होगी भैया आगे, प्रकाश वैद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट लिखो मास पोटेंशियल एनर्जी, द्रव्यमान स्थितिज ऊर्जा। मुझसे कुछ कह रहे हो क्या, क्या कह रहे हो, कहाँ पे, कौन से वाले में। तो लिख लो ना तुम, लिख लो यार, जहां भी नहीं लिखा है स्थिति वहां लिख लो, जल्दी नोट करो। अब देखो ये सारी इतनी सारी पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। सुन लो लड़की, हेलो, इतनी सारी पोटेंशियल एनर्जी है, सबके फॉर्मूले अलग अलग हैं, सही है। लेकिन आपके सिलेबस में केवल दो ही पोटेंशियल एनर्जी आपको पढ़नी है, और उनके फॉर्मूले पढ़ने हैं, उनके सवाल करने हैं। वो कौन कौन सी है, पहली वाली ग्रेविटेशनल, और दूसरी वाली स्प्रिंग, बस, ठीक है। इसमें एक एनर्जी रह गई लिखने से, उसको भी लिख लो जरा। हाँ,
इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, प्लास्टिक नहीं इलास्टिक पंडित जी। इसको लिखवाना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये एनर्जी आपको पढ़नी है। प्रत्यास्थता स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा ऐसे बोलते हैं। सुन लो, अब सुनो, अब लिख लेना नीचे ईटीसी। अब मैं क्या कह रहा हूं, कौन कौन सी एनर्जी आपको 11th में पढ़नी है वो सुन लो। 11th में मतलब आगे पढ़ो, अभी पढ़ोगे या आगे पढ़ोगे। पहली एनर्जी 11th में पढ़नी है और अभी पढ़नी है इसी चैप्टर में। स्प्रिंग एनर्जी भी अभी पढ़नी है 11th में इसी चैप्टर में। और ये सबसे लास्ट में जो लिखवाई है ये भी अभी पढ़नी है, अभी नहीं पढ़नी सॉरी, लेकिन ये पढ़नी है सेकंड बुक के फर्स्ट चैप्टर में। जो इलास्टिसिटी वाला चैप्टर है, पहला चैप्टर है सेकंड बुक का। दो बुक है आपकी फिजिक्स की, आपको पता है। फर्स्ट पार्ट और ये अभी फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं हम। ये फर्स्ट पार्ट का हमारा चैप्टर 5 चल रहा है ना, ये फर्स्ट चल रहा है अभी। सेकंड पार्ट तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसका पहला जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, उसमें क्या पढ़ोगे आप, पोटेंशियल एनर्जी। तो वहां जब पढ़ाऊं तो याद रख लेना। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आते जाता है हर साल एग्जाम। ऐसा ध्यान नहीं है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी अकॉर्डिंग में। हाँ, चार पांच चैप्टर है ना, ना दोनों के हो जाएंगे। अरे इधर देखो आप, ठीक है। तो ये तीन एनर्जी आपको पढ़नी है 11th में। अच्छा सुन लो, ये जो मैग्नेटिक पोटेंशियल है और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है और ये जो लाइट एनर्जी है, ये आपको कहां पढ़नी है। ये 12th में पढ़नी है। 11th तो पास हो जाए, मतलब 11th तो पास ही होते हैं, पास ही होते हैं 11th में, कोई फेल नहीं होता। हाँ, 6 वाली नहीं पढ़नी है। ये अफवाह कौन फैला रहा, फेल होता है। नहीं, अगर कुछ नहीं कर जाओ पेपर में तो फेल ही होगे। हाँ, कुछ नहीं करोगे तो फेल ही हो जाओगे। चलो इधर देखो, तो समझ गए, ग्रेविटेशनल, स्प्रिंग और कौन सी। लेकिन इस चैप्टर में कौन कौन सी पढ़नी है, तो हेडिंग लिख लो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जल्दी लिखो।
हेलो, चलो इधर देखो। अब इधर देखो, इधर इधर समझो बोर्ड पे। मैंने कहा ये ग्राउंड है, ये मास है, मास कितना दिया हुआ है 20 किलो, है ना। और जी कितना लेना है आपको 10। अब बताइए एच कहाँ है इसमें, एच कहाँ है। अब एच होती कौन सी हाइट है, ग्राउंड से सीधी हाइट, ये एच है। ये एच नहीं है, ये है। अभी मैंने मास जब ऊपर रखा था तो सीधी हाइट, स्ट्रेट हाइट ही तो एच थी। तो आपको ये एच इस क्वेश्चन में पहले निकालना पड़ेगा, तब आप एम जी एच फॉर्मूला लगाएंगे। अब मुझे बताओ, जैसे ही मैंने यहाँ पे लाइन खींची है, एक ट्राइंगल नहीं बन गया, ये ट्राइंगल बन गया। इसकी एक ये हाइपोटेनस कितना है 20। परपेंड सुन लो, परपेंडिकुलर मुझे क्या करना है, निकालना है। पाइथागोरस लगा दूं, पाइथागोरस लग जाएगी। ग्राउंड का पता है तो पाइथागोरस कैसे लगा दोगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगाओ किसी चीज का। हाइपोटेनियस पता है यानी कर्ण पता है, और लंब निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, साइन का पढ़े है ना फॉर्मूले, लाल बटे चच्चा कक्का। लंब बटे कर्ण किसका होता है बताइए, और ये किसका होता है, और ये किसका होता है। तो मैं क्या लिखूं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस साइन का फॉर्मूला, है ना। और एंगल कितना देखो, इसीलिए एंगल दिया हुआ है, अदरवाइज एंगल का कोई यूज नहीं है। तो बताइए साइन 30, परपेंडिकुलर कितना है एच, और हाइपोटेन्यूस कितना है 20। साइन 30 कितना होता है, तो एच अपॉन 20, सही है। अब बताइए 20 को इधर ले आइए, तो 20/2, तो एच कितना आ गया, तो 10। तो आ गई आपकी 10 मीटर हाइट है। कितनी हाइट है, बस अब लगाओ U इक्वल टू एम जी एच। मास कितना है 20, जी कितना है 10, हाइट कितनी है 10। आंसर आएगा 2000 जूल। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना था, हाइट निकालनी थी बस, बाकी क्वेश्चन आसान। हो गया। एक क्वेश्चन होमवर्क में देने की सोच रहा हूँ मैं। चलो एक क्वेश्चन होमवर्क में लिखो। एक होमवर्क में लिख लो बस, छोटा सा मैं अपने पास से बना के दे रहा हूँ एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन अपने पास से बना के ऐसा ही दे रहा हूँ बिल्कुल, हाँ। ये आधी रिंग है, क्या है आधी रिंग, और इस आधी रिंग के ऊपर यहाँ पे मास रखा हुआ है, और ये ग्राउंड है। आधा सर्कल है ये, आधा मतलब जैसे कड़ा होता है ना, आधा कड़ा है बस। उस पर ऊपर ऊपर मास रखा हुआ है, और ये मास है 2 किलो का। कितने किलो का मास है, 2 किलो का मास है। खिसक के नहीं आ रहा, बस रुके हुए हैं, सारा सिस्टम रुका हुआ है। तो आपसे कह रहे हैं देखो, ये जो सर्कल है ना, ये इस अगर ये पूरा सर्कल होता है तो इसका सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, परिधि दी हुई है इसकी सर्कल की पूरे की। देख लो, परिधि दी हुई है। हाँ, सरकमफ्रेंस दैट इज परिधि दिया हुआ है इसका। इसकी परिधि है आपकी 14 है। नहीं 14 नहीं है, रुक जाओ, मैं थोड़ा आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ना क्वेश्चन, वरना टफ हो जाएगा। चलो 10 लिख लो यार। 10 मीटर इसकी परिधि समझते हैं ना, होती क्या है, किस किस को पता है परिधि क्या होती है। चूड़ी है, चूड़ी, जितने हिस्से में कांच लगा हुआ है वो परिधि है, सही है, उसकी लंबाई पूरी परिधि होती है। तो इसकी परिधि दी हुई है 10 मीटर। बैठ जाओ पंडित जी। तो कह रहे हैं कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी। कर लाओगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, इससे भी आसान है ये वाला। चलो कल करके लाना, मैं चेक कराऊंगा।